बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर, मेरे साथ मौजूद हैं मतियुल्लाह जान MJ TV। हम बात करेंगे 3-4 अहम मौज़ूआत पे। पहला मौजू हमारा होगा आज इंटरनेशनल मीडिया में एक बड़ी ही अहम और गैर मामूली ख़बर जो है वो शाया की है, और वो है जो ऑडियो टेप, ऑडियो लीक्स के हवाले से या सर्विलेंस के हवाले से जो शहरियों की जो सर्विलेंस होती है पाकिस्तान में, इस के हवाले से एमनेस्टी इंटरनेशनल ने रिपोर्ट शाया की है, और रिपोर्ट लिंक कर रही है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार की उस जजमेंट के साथ, जो जजमेंट जो है वो बुशरा बीबी के ऑडियो लीक्स केस में और नजमुल साकिब के ऑडियो लीक्स केस में, वो जो केस आगे बढ़ रहा था उस केस में बहुत जो है वो खौफनाक किस्म की तफसीलात सामने पहली दफ़ा वो तफसीलात सामने आई थी कि ऑडियो टेप कैसे होती है, लीक कैसे होती है, ये तफसील तो सामने नहीं आई। टेप कैसे होती है, इसके अलावा सर्विलेंस कैसे की जाती है, कैसे डाटा तक रसाई जो है वो है खुफिया इदारों को, ये सब कुछ जो है वो सामने आ रहा था, आगे बढ़ रही थी। लेकिन अचानक हुकूमत वक़्त जो है उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर हुई और उसके बाद वहाँ पे स्टे हो गया। लेकिन आज दोबारा से ये रिपोर्ट शाया हुआ है। इस रिपोर्ट से मुतालिक बात करेंगे कि जो ऑडियो टेप का मामला है ये बहुत पुराना है, आज का नहीं है, बहुत पुराना है, लेकिन आज भी इसका कोई हल नहीं निकल सका। इस पे हमने एक तो बात करनी है, रॉयटर्स की ये स्टोरी है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने आज बड़ा अहम नोयत का इजलास बुलाया हुआ था, और इजलास का मकसद ये था कि वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो इस्लामाबाद के जिली अदलिया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफर रोटेशन जो है वो उसके हवाले से कोई करारदाद लाएंगे, उसके हवाले से कोई बहस मुबासा होगा, उसके हवाले से कोई जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का जो मुद्दा है या उनका मौकफ है वो सामने आएगा कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफ़र पर उनका एग्जैक्टली मौकफ क्या है। क्योंकि ये खबरें गर्दिश कर रही हैं पिछले काफ़ी वक्त से कि ट्रांसफ़र के हवाले से 27वीं तरमीम लाई जानी है, और 27वीं तरमीम में जो हाई कोर्ट्स के जजेस की ट्रांसफ़र में आर्टिकल 200 में जो कंसेंट है कि कंसेंट के साथ आपने ट्रांसफ़र करनी है, वो कंसेंट निकाल दिया जाएगा। तो इसके हवाले से वाजिद अली गिलानी जो सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, वो पहले ही 27वीं तरमीम की हमायत कर चुके हैं कि वो उन्होंने कहा था कि वो हमायत करते हैं और जजों को ट्रांसफ़र किया जाए, बेशक जो है वो आप बलोचिस्तान भेजें या सिंध में भेजें। तो एक तो इस पर बात करेंगे कि आज बड़ा इजलास हुआ, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बज़ाहिर जो चाहती थी वो नहीं कर सकी, इस पर हमने बात करनी है। और तीसरा और आखिरी बड़ा मौजू होगा वो है जो सहाफ़ी हैं तैयब बलोच, उसके हवाले से कल अडियाला जेल के बाहर जो वाक़या पेश आया, उस वाक़या के बाद कल शाम को FIR हुई, फिर आज ये खबरें आई कि उस पर जो दहशत गर्दी की दफ़ात हैं वो भी शामिल की गई हैं। लेकिन आज इस पर पहली दफ़ा रद्द अमल दिया अलीमा खानम साहिबा ने, और उन्होंने इस वाक़े की मज़म्मत की और ये कहा कि ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए था। तो इस पे हम बात करेंगे कि अब इस मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि आज सहाफ़ती तंजीमों ने कोई एहतजाज का ऐलान भी कर रखा था। फिर एक जो बड़ी डिबेट जनरेट हुई है इस सारे मामले में, वो है जो जर्नलिस्टिक एथिक्स की बात की जाती है कि सहाफ़ी को सवाल करने का हक है, क्या उसमें किसी सवाल जिससे सवाल किया जा रहा है, क्या उसकी तस्दीक भी आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो वो सहाफ़ती उसमें एथिक्स में मामला आता है नहीं आता, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इस पे हम जो है वो तफसील के साथ बात करेंगे। बहुत शुक्रिया मतियुल्लाह जान साहब। सबसे पहले रॉयटर्स की खबर है कि जो सर्विलेंस है, जो ऑडियो टेप होती हैं, मोबाइल फ़ोन तक रसाई है, 40 लाख जो है वो 4 मिलियन मोबाइल फ़ोन्स तक एक वक्त में जो है वो रसाई, ये बताया था जो कंपनीज़ हैं, सेलुलर कंपनीज़ हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि जो उन्होंने एक ख़ास सिस्टम लगा के दिया हुआ है जहां रसाई मखसूस लोगों की है, वो खुफिया एजेंसी से हैं या किसी और इदारे से या हुकूमती इदारों से, तो वो रसाई करते हैं। फिर वो ऑडियो को एक तो मॉनिटरिंग, फिर ऑडियो टेप होना, फिर ऑडियो लीक होना, तो ये सर्विलेंस। फिर अभी फायरवॉल भी आई थोड़ा अर्सा पहले, रोक दी गई जो क्रिटिकल या तनकीदी आवाज़ें थी हुकूमत के खिलाफ। इस सारे सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं रॉयटर्स की स्टोरी के तनाजुर और ऑडियो टेप के हवाले से? शुक्रिया साकिब बशीर। पहली बात तो ये है कि ये जो राइटर्स की स्टोरी है इसकी बुनियाद बेसिकली एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है,
और एमनेस्टी इंटरनेशनल एक बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ के लिए सरगर्म एक तंजीम है और पूरी दुनिया में जहाँ भी जंगें हुई हैं, जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, वहाँ पे इंसानी हकूक़ की जो सूरत हाल है और इंसानियत को दरपेश चैलेंजेस से मुतल्लिक़ एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स जारी की हैं। और एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है उसकी बुनियाद जो है 2019 का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फ़ैसला है जो जस्टिस बाबर सत्तार ने लिखा और आपने उसको रिपोर्ट भी किया। और ये वो फ़ैसला है कि जो उन दरख्वास्तों पर दिया गया था जो बुशरा बीबी और नजम साकिब जो साकिब निसार साबिक़ चीफ जस्टिस के बेटे, इन दोनों की ऑडियो टेप्स पब्लिक में लीक हुई थी, जिसके बाद ये रिट में गए थे। और मेरे ख्याल में नजम साकिब को पार्लियामेंट की जो है एक कमेटी जो है वो तलब कर रही थी बार बार कि आप आके बताएं कि आपने मुबैना तौर पे जो गुफ्तगू में इंकशाफ हुआ बज़ाहिर कि उन्होंने टिकट बेचे थे, साकिब निसार साहब का नाम इस्तेमाल किया था और किसी वो पीटीआई वाले को वो कह रहे थे कि शायद हम आपको टिकट दिलवा देंगे। बारह मुझे तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसमें ये भी था कि जो पार्लिमानी कमेटी थी उसका फोकस वो टिकट्स पर था, उस पर इस पर नहीं था कि ये किसी शहरी की जो प्राइवेसी जो है वो उस पर अर्जू है। तो वापस अगर आए इस मामले के ऊपर, तो जो ये एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है ये मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों के लिए शायद इतनी बड़ी खबर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानियों की निजी गुफ्तगू की खुफिया टेलीफोन रिकॉर्डिंग का जो सबसे बड़ा स्कैंडल जो आज तक मंजर आम पे आया था वो 1996 में जब सदर लगारी ने बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत बरतरफ की थी, तो उन पर एक सबसे संगीन इल्ज़ाम ये भी था कि बेनज़ीर भुट्टो सियासतदानों की, वकला की, कारोबारी हलकों की और जजों के भी जो है निजी गुफ्तगू की फ़ोन टेपिंग करती रही हैं, उनके जो करवाती रही हैं मतलब एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज अ गवर्नमेंट। और इसके लिए उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो मेजर रिटायर्ड मसूद शरीफ थे, अल्लाह उन्हें अगरी के रहमत करे अभी, और उनके ज़रिए वो ये सारा काम करती रही हैं। और मेजर रिटायर्ड मसूद शरीफ को मुझे याद है, मुझे सहाफ़त में अभी 2 साल ही हुए थे, तो उनको हथकड़ियों में सुप्रीम कोर्ट में लाया जाता था। ये 1996 की बात है। वो डीजी थे जब वो डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो थे, उनको हथकड़ियों में लाया जाता था। और ये केस कब चला सर? और ये 1996 की बात, 96, और वो HRC 33/1996 ठीक है, इस तरह के उनके पटिशन थी, बड़ी मशहूर वो केस था। और वो फ़ोन टेपिंग का जहाँ तक ताल्लुक था, वो केस अलग करके रख दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने अलग से एक बेंच बना दिया था। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की फिर एक जजमेंट भी आई हुई है कि इलीगल फ़ोन टेपिंग जो है वो कैसे बुनियादी इंसानी हकूक़ को मुतासर करती है। ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि इसी केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इंटेलिजेंस ब्यूरो को हुक्म दिया कि वो जितनी भी निजी गुफ्तगू की जो ऑडियो टेप्स हैं, जितनी भी, वो तमाम की तमाम सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की जाए। अच्छा। और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने तकरीबन 7,500 के करीब जो खुफिया ऑडियो टेप्स थी, एक बक्सा भरा हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट में लाया, रजिस्ट्रार ऑफिस के हैंड ओवर किया। अच्छा। और ये जो बक्सा भरा हुआ लाया था, तो उसके साथ एक मैनिफेस्ट यानी एक लिस्ट थी, एक फहरिस्त थी, जिसमें लिखा था कि किन किन शख्सियात के फ़ोन टेप हुए, कौन सी तारीख को टेप होना शुरू हुए, कौन सी तारीख को टेप होना बंद हुए, और किस शख्सियत की कितनी टेप्स हैं, उनकी तादाद भी टेप्स की लिखी हुई थी। वो लिस्ट जो है मुझे ज़राए से मिल गई, और मैं उस वक्त NNI में था। ये बात मैं कह रहा हूँ NNI, ये 97 की बात है, ठीक, 96 में स्टार्ट हुआ केस है। तो NNI से मैंने वो एक्सक्लूसिव स्टोरी दी थी, और वो डॉन ने बैक पेज पे मेरे नाम से छापी थी कि 705,000 सीक्रेट ऑडियो टेप्स इन कस्टडी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, ठीक है। अच्छा, वो मुझे इसलिए ये स्टोरी याद है। और मज़े की बात यह है कि वो जो नाम थे, उनको इंटेलिजेंस ब्यूरो ने खुफिया नाम भी दे रखे थे, कोड नेम्स दे रखे थे। जैसे जजों का नाम उन्होंने रखा हुआ था ब्लाइंड मैन 1 चीफ जस्टिस के लिए, ब्लाइंड मैन 2, ब्लाइंड मैन, वो ब्लाइंड जस्टिस से उन्होंने ब्लाइंड मैन करके सारे जजों के नाम ब्लाइंड मैन। और मुझे याद है कि मौलाना फजलुर रहमान का उन्होंने कोड नेम रखा हुआ था वुल्फ, यानी भेड़िया। और एक MKM के खातून सेनेटर थी, उनका नाम माजरत के साथ हॉट बैट रखा हुआ था। एक जो थे नवाज शरीफ का नाम उन्होंने रखा हुआ था, जिनकी ऑडियो टेप्स थी, वो अभी भी वैसे बाय द वे वो टेप सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी में है, कहीं पड़ी हुई मौजूद है, क्योंकि उनका कुछ पता नहीं चला। अच्छा। वो तल्फ किया उन्होंने रिकॉर्ड या नहीं। तो नवाज शरीफ का नाम रखा हुआ था मेहमान, गेस्ट। तो बहुत सारे सियासतदानों के इस तरह बड़े अजीबोगरीब। अच्छा, मुशाहिद हुसैन की जो ऑडियो टेप्स थी, मुशाहिद हुसैन का नाम रखा हुआ था स्मूथ ऑपरेटर। अच्छा, ठीक है।
इसी तरह एक और खातून एमएनए थी, उनका नाम रखा हुआ था सीवीड। अच्छा मुख्तलिफ किस्म के कोड नेम से। दोबारा ये एक पुरानी बात है ऑडियो टेपिंग, और ये इमरान जो खान तो थे नहीं और उस वक्त जारी बात है, सियासत में। बल्कि इमरान खान तो 96 में तो थे ना, हाँ 93 वो में लॉन्च हुई थी, लेकिन शायद इतने एक्टिव नहीं थे एक्टिव नहीं कि थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो के रडार पे आ जाते हैं। ठीक है। दोबारा अगर उस वक्त की टेपें आ जाती तो फिर खान साहब के लिए मजीद मुश्किलात हो सकती ठीक है। मगर फिर भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस वक्त रिपोर्ट दी है कि चाइना का एक सिस्टम है, और ये चाइना के बाद चाइना के पूरे शहरियों की वो मॉनिटरिंग करता है, क्योंकि वहाँ पे देखें जमहूरियत तो है नहीं, वहाँ पे बुनियादी इंसानी हकूक का मामला तो है नहीं, उनका सिस्टम ही टोटली डिफरेंट है। और वहाँ पे अदालतें भी उस तरीके से काम नहीं करती जिस तरह हम यहाँ दावा करते हैं। और फिर वहाँ पे वन पार्टी सिस्टम है, वहाँ पे उस तरह के इलेक्शंस भी नहीं है मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान। हम तो पार्लिमानी डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो राइट टू प्राइवेसी वो देता है, और डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग को प्रोटेक्ट करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और डिग्निटी यही है ना कि आप मियाँ बीवी बात कर रहे हो तो उनकी गुफ्तगू सामने नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे तो हालत ये है कि हमारे सियासतदानों की उनकी बीवियों के साथ जो है वो नाजेबा वीडियोस हैं, उनके बेडरूम्स की वीडियोस भी पब्लिक की गई और ब्लैकमेल किया गया। मैं अब नाम नहीं लेता, लेकिन पीटीआई के ही रहनुमा थे ना एक। फिर दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हमारे जजों के, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज के घर से खुफिया वीडियो कैमरे निकले, खुफिया उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग निकली। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज है ना, 6 जजों ने खत लिखा, जी जी ठीक है ना। तो उसके बाद हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उनकी भी मॉनिटरिंग खुफिया फोन टेपिंग होती रही है, और सियासतदानों की अभी भी हो रही है। इसकी पाकिस्तान के अंदर ये जो खुफिया मॉनिटरिंग है, आपने खुद पढ़ा एमनेस्टी इंटरनेशनल राइटर्स की रिपोर्ट में है कि 40 लाख टेलीफोन एक साथ रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। और ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक ये बात है किसी भी महज़ब मुल्क के शहरियों के लिए कि उनकी टेलीफोन पे होने वाली निजी गुफ्तगू महफूज नहीं है। यहाँ पे हमारी अदालतें जो हैं वो शहरियों की निजी गुफ्तगू को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रही, और ये सबसे बड़ी प्राइवेसी का मामला है जो आईनी का मामला है। और जहाँ पे जजेस जो हैं वो खुद महफूज नहीं हैं। तो मुझे बताएं आप, ये फ़ोन टेपिंग जो है किस काम की? दहशतगर्दी के खिलाफ, दहशतगर्दी के नाम पे ये सारे अख्तियार दिए जाते हैं खुफिया अदारों की तरफ से। लेकिन क्या इसके बारे में कोई कानून नहीं बनना चाहिए? क्या सेनेटर फरतुल्लाह बाबर जो पिछले एक अशरे से ये कोशिश कर रहे हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसियों को रेगुलेट करने के लिए कानून लाया जाए, क्या उस पर हमारी पार्लियामेंट को गौर नहीं करना चाहिए? क्या हमारे मुल्क में शहबाज शरीफ जैसे वज़ीर आज़म की गुफ्तगू लीक नहीं हुई, इमरान खान जैसे वज़ीर आज़म की गुफ्तगू लीक नहीं हुई? आज तक अगर लीक नहीं हुई है तो किसकी लीक नहीं हुई गुफ्तगू? आपको भी पता और हमें भी पता है। इसमें एक इशू ये है कि जो जहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो वज़राए आज़म हैं उनकी ऑडियो टेप्स होती हैं, ये बाबर सत्तार साहब ने अपनी जजमेंट में भी लिखा। उन्होंने कहा जो सदर ममलिकत हैं उनकी फ़ोन जो टेप होते हैं, वज़रा के फ़ोन टेप होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के फ़ोन टेप होते हैं, जजेस के फ़ोन जो है वो टेप होते हैं। लेकिन मसला ये है कि एक जज जब उसको आगे बढ़ा रहा है, आगे लेकर चल रहा है, वो उसकी तह तक पहुंचना चाहता है कि कौन है, क्योंकि जो कंपनीज थी ना, जो इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं या दूसरी कंपनीज हैं, मोबाइल कंपनीज हैं, उन्होंने आकर ये कहा था कि हमें ये कहा गया कि आपने एक सिस्टम लगा के देना है, हमने लगा दिया। अच्छा, उन्होंने कहा कि 40 लाख जो टेलीफोन है उन तक एक वक्त में रसाई है, उसको आप मॉनिटर कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा, ये अगला सवाल ये पूछा था बाबर सत्तार साहब ने कि क्या आप ये बता सकते हैं कि किसके फ़ोन 40 लाख में किस किस के फ़ोन तक रसाई की गई और टेप किया गया? उन्होंने कहा ये हमारा हमने सिस्टम बना के दे दिया, उसके बाद हमें नहीं पता कि किसका फ़ोन टेप हुआ और किसका नहीं हुआ। लेकिन सवाल ये है कि एक जज ये काम करना चाहता है, करने के लिए आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये हुकूमत, ये प्राइम मिनिस्टर जिसकी अपनी फ़ोन जब टेप हुई, लीक हुई, पहले लीक हुई हमने सुनी है, उसकी अब अभी होती होगी, हमने अभी तो नहीं सुनी लेकिन होती होगी। इसी तरह बाकी जो पूरी हायरार्की है एग्जीक्यूटिव की, उसमें पार्लियामान एमएनएज भी हैं, पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, ब्यूरोक्रेट भी हैं। इवन मैं कहता हूँ कि जो जज थे, मतलब जजों की भी अगर फ़ोन टेप होती है, एक किस्म के जज जो है आज़ाद बनश जज, उनकी फ़ोन टेप होती है, वो केस सुन रहे हैं, और दूसरी तरफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान और वो बैठते हैं, उनको रोक देते हैं। 1 साल हो गया, आज स्टे है, 1 साल हो गया जस्टिस बाबर सत्तार को कहा स्टे है और खुद भी केस नहीं लगाया। तो ये हालत है। तो मेरा ख्याल है फिर जब सारे ही राजी हैं, हम बात तो कर रहे हैं कि उसमें फैक्ट्स सामने रख रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर से लेकर जस्टिस अमीनुद्दीन खान तक
ये सारे राजी हैं, बस ठीक हो रहा है तो ठीक है। हमारा इख्तिदार, इख्तियार, हमारी ताकत वो तो कायम दायम है ना, Compromise है ना। ताकत तो है नहीं है, और अगर वो जो सारे कंप्रोमाइज है, राजी हैं, पैसे तनख्वाह चल रही है हमारी तो बस ठीक है। वो जो आप कहते हैं ना सारे राजी हैं, हाँ ये भी तो हमें जानना चाहिए ना कि वो राजी होने की वजह क्या है। उसकी वजह ये भी तो हो सकती है ना कि उनकी पहले से कोई टेलीफोन गुफ्तगू हो, कोई उनकी वीडियो फिल्में बनी हो, जो राजी हैं जिनको आप कह रहे हैं, जी जो जी काजी राजी जो भी हैं, जी जी। तो वो क्या उनकी कोई फिल्में होंगी तो राजी हुए होंगे ना, या राजी किए गए होंगे, ठीक है ना। और दूसरी बात ये बताऊं आपको, मैंने आपसे कहा अभी कि मेजर शरीफ, सॉरी क्या नाम, मसूद मसूद शरीफ, शरीफ। मेजर मसूद शरीफ रिटायर्ड डीजी आईबी के सरबराह थे, और उनको हथकड़ियां लगी। और ये भी मैं आपको बताऊं उनको हथकड़ियां क्यों लगी। उनको हथकड़ियां इसलिए लगी कि एक तो वो सिविलियन इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबराह थे। अगर वो खुदा न खास्ता आईएसआई के सरबराह होते तो क्या उनको हथकड़ी लगती। और वो बेनजीर भुट्टो की हदायत पे अमल कर रहे थे, इसलिए उनको हथकड़ियां लगी। एक सियासी वजीर आजम, मंतखब वजीर आजम की हदायत पे, इसलिए उनको हथकड़ियां लगी, ठीक है। और मुझे ये बताएं कि क्या आज इंटेलिजेंस ब्यूरो सुप्रीम कोर्ट के फोन टेपिंग से मुतल्लक जो फैसले हैं, जो फंडामेंटल राइट जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए हैं, उनमें ये कहा गया था कि इसकी कोई रेगुलेशन बनाई जाए, इसका कोई लॉ बनाया जाए, इसकी कोई पॉलिसी बनाई जाए, वो आज तक और नहीं बन वो सकी। आज तक उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल नहीं हुआ। तो आज कोई है पूछने वाला, और वो नहीं इसीलिए नहीं पूछा जा रहा कि कुछ की तो जैसे वो कैप्टन सफदर कहते हैं ना कि फिक्र ना करें, सारों की फिल्में बनी हुई हैं, सारों की ठीक है ना। फिल्में तो बनी बात हुई। वही है कि फिर जो जो लोग इक़्तिदार में बैठे हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, अगर वो लोगों की निजी गुफ्तगू को देखें, चादर और चारदीवारी क्या होती है मुझे ये बताएं। जो हमारा आइन भी जिसको तहफ़्फ़ुज़ देता है, राइट टू प्राइवेसी, क्या है कि लोग लोग चादर और चारदीवारी अपने घर में खुद को महफूज समझते हैं। और वो सिर्फ फिजिकल मैनिफेस्टेशन नहीं है, फोर वॉल जो चादर चारदीवारी सिर्फ ये नहीं है कि आप दीवार के अंदर हैं और लोग बाहर हैं, ये नहीं है। चादर और चारदीवारी से मुराद ये है कि घर के अंदर जो आप मियाँ बीवी, बहन भाई, रिश्तेदार एक घर की छत के नीचे जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो भी महफूज हो। चादर चारदीवारी का ये मतलब होता है। तो क्या वो महफूज है आज? क्या मैं और आप जो टेलीफोन पे गुफ्तगू करते हैं, क्या हम सेफ समझते हैं गुफ्तगू? ये वो मुल्क है साकिब बशीर साहब जिसका सदर ममलिकत जो है अपनी पार्टी से मुशावरत के लिए दुबई जाता था, और दुबई जाके अपने पार्टी के लोगों को बुला के उनसे मुशावरत करता था। क्यों? इसलिए कि हमारे सदर ममलिकत, हमारे सुप्रीम कमांडर जो है आइन में, उसको भी पता था कि ईवान सदर के अंदर उनकी फोन गुफ्तगू भी सुनी जाती है, बल्कि उनकी जासूसी की जाती है। ये वो मुल्क है, ये वो मुल्क है कि जिस मुल्क के अंदर सियासतदान जो हैं अपने दफ्तर से, अपने चैम्बरों से बाहर निकल के लॉन में जाके गुफ्तगू फरमाते हैं जब कोई हसास मामले। लेकिन मसला ये है कि वही सियासतदान, वही सदर मुमलिकत, वही बिलावल भुट्टो जरदारी, वही मरियम नवाज, वही नवाज शरीफ, जब उनकी जब वो आता है, उनके वक़्त आता है कि उस पर कोई लेजिस्लेशन करें, कोई कानून साजी करें, उसके हवाले से कोई इक़दाम उठाएं, तो ज़ीरो रिजल्ट है। बल्कि ज़ीरो नहीं है, अदालतें जो काम करना चाह रही हैं उनको रोकने के लिए भी जो है वो शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है वो पूरा टिल लगाया, जोर लगाया उन्होंने, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने स्टे लिया और वो मामला जो है वो रुक गया। बहरहाल ये जो है वो राइटर्स की स्टोरी है नाज़रीन, इस पर मज़ीद भी हम बात करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की आज जनरल बॉडी का इजलास था, और तवक्को ये जाहिर की जा रही थी कि वहाँ से एक करारदाद आएगी, जिस करारदाद में ये लिखा होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों को भी ट्रांसफ़र करें और जो कंसेंट है वो निकाल दें। अब ये एक तवक्को जाहिर की जा रही थी कि ये होगा। आप भी वहाँ पे गए हैं, आप थोड़ी सी रुदात भी बताएं क्यों हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो नाकाम हुई है ऐसी सिचुएशन में, जो है वो उनकी मर्जी थी लेकिन वो नहीं कर सके। ये साकिब बशीर में वहाँ मौजूद था। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का जनरल बॉडी इजलास था। इजलास की खास बात ये थी कि इस्लामाबाद बार कौंसिल के नुमाइंदे, डिस्ट्रिक्ट जो लेवल की जो अपने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है, उनकी भी एक खातून नुमाइंदा वहाँ मौजूद थी। और सबसे बढ़ के ये कि जनरल बॉडी मतलब कि कोई 8-9 हज़ार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मेंबरान हैं। नहीं, मेरे ख्याल 5-6 हैं, 6,000 है। 5-6 मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो खुद वाजिद गिलानी साहब ने वो कह रहे थे कि कोई 8,000 है, कोई 9,000 है, तो मैं तो अच्छा इससे चलें कंफ्यूज हो गया। राउंड अबाउट 6,000 भी हैं। तो आप यकीन करें वहाँ पे एक बंदा हाजिरियाँ लगा रहा था। मैंने उससे पूछा कि यार कितने बंदे आए, तो उसने दिखाया 83 बंदे।
पूरे 83 बंदे ही आ गए? नहीं नहीं, 83 दस्तखत थे। अच्छा, और जो हाल में बैठे थे, मतलब लोग आए, किसी ने उसके आगे लिस्ट कर दी, उसने साइन कर दिए और वो चले और गए। आपको पता है वो 83 बंदों में से सारे के सारे हाईकोर्ट के वकील भी नहीं थे। नौजवान बच्चा जो आता था उससे साइन करवा लेते थे, अच्छा, नाम लिख के साइन करो जी। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का हाईकोर्ट बार का अगर जनरल है तो बॉडी नहीं, हाई वो कोर्ट का सिर्फ वकील होना हाईकोर्ट का चाहिए। वकील होना चाहिए जो हाईकोर्ट बार के इलेक्शन में वोट डाल सकता है। यानी कि एक तो 83 अच्छा, बंदे 83 बंदों के और दस्तखत 83 थे। बंदे जिनके दस्तखत हैं, उतने बंदे हॉल में भी नहीं मौजूद, कोई कितने थे आके साइन करके चले वैसे, गए। कितने थे मेरे जब? ख्याल में 15-16 बंदे बैठे हुए थे। पूरे ठीक है, 15-16 लोग मौजूद थे? एक वक्त में कोई 30 के करीब बंदे थे, लेकिन फिर एकदम से 15-16। और मजे की बात यह है, जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के सदर वाजिद गिलानी ने खिताब शुरू किया तो उस पर टोटल जो है 10-12 बंदे थे हॉल में। पूरे 10-12 बंदे थे और वहाँ? 13वां में था। अच्छा। ठीक है ना, कैमरा लगा के बैठा। बहरहाल टोटल, और वो जो खिताब हुए वो बड़े दिलचस्प थे। अच्छा, मर्जी तो यही थी। एजेंडा नंबर 1 क्या था? एजेंडा नंबर 1 लिखा हुआ था जजेस रोटेशन। आपको पता है ना, हमारे डिस्ट्रिक्ट बार और जी हाई जी। कोर्ट के वकला हैं, बड़े अरसे से ये मुतालबा करते रहे हैं कि भाई रोटेशन होनी चाहिए। रोटेशन से मुराद ये है कि ये जो 10-10, 20-20 साल से डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में जजेस बैठे हुए हैं, इनको इन्होंने अपना मासीवेड़ा बना लिया है, तो इनको उन्होंने वापस अपना गैंग बना लिया है। तो जैसे सरकारी मुलाजमों की ट्रांसफर की, पोस्टिंग की एक पॉलिसी होती है कि भाई 3 साल बाद इसको दूसरी जगह भेजो ताकि उनके वेस्टेड इंटरेस्ट ना डेवलप हो जाए, तो वो असूली तौर पर बात ठीक थी। मगर क्या हुआ कि अब उसके मतबादल बजाय इसके कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के लिए कोई कानून साजी होती, कोई कवायद बनाए जाते हैं कि ये मेरिट होगा, ये क्राइटेरिया होगा, इतने साल बाद ट्रांसफ़र होगा, सूबों में जाएंगे, सूबों से कोई आएंगे, उन्होंने डायरेक्ट जो है, आपने देखा कि आर्टिकल 200 का तारीख में पहली बार इस्तेमाल करके जी जी। हाई कोर्ट के जूनियर जजेस को ला के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिर्फ इसलिए उनको बैठा दिया कि जस्टिस मोहसिन कियानी जो है अपनी सीनियरिटी के मुताबिक चीफ जस्टिस ना बन सके, और इसके लिए 26वीं आईनी तरमीम भी कर दी। बिल्कुल। ठीक है ना। तो ये आज इस बात का हुआ, एक एक जो अहदेदार थे वो बड़े गुस्से में थे। ज्यादातर जो तकरीरें हुई साकिब, वो 26वीं तरमीम के खिलाफ हुई, अच्छा, और खिलाफ? 27वीं तरमीम जो अगर आ रही है उसके भी खिलाफ हुई। अच्छा। और एक ने तो ये कह दिया कि हमें तो ये लगता है कि हमारे जो बार के नुमाइंदे हैं, ये जो है हमारे नुमाइंदे नहीं है। ये तो माजरत के साथ उन्होंने एक वर्ड यूज किया जो जिसको अंग्रेजी में ब्रोकर कहते हैं। मैं उर्दू का नाम शायद हमारी तरफ गाली समझा अच्छा, जाता है, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा ये ब्रोकर हैं हमारे। तो हमें तो ये तासर मिल रहा है कि ये जो जितने भी जनरल इजलास होते हैं और जितने भी ये वकील जो हैं, और फिर कहते हैं कि आप लॉ मिनिस्टर्स की बातें करते हैं कि उन्होंने हमें सरिया दिया, सिमट दिया, हमारी बिल्डिंगें बना रहे हैं, बार के ऑफिस बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए, हमें आइन की बालादस्ती चाहिए, हमें कानून, हमें आज़ाद अदलिया चाहिए। इसलिए नहीं है कि आइन साजी होनी चाहिए कि आप जो है, जो जज आज़ाद ख्याल है, जो इंडिपेंडेंट जज है, उसको आप पनिश करने के लिए जो है आप आइन साजी करें और कानून साजी करें। हमारे बार का ये काम नहीं है। तो मुझे लगता है वाजिद गिलानी साहब ने भी देख लिया। एक तो उनकी कॉल के ऊपर हाई कोर्ट के वकला ने, मुझे ये लगता है कि वो नहीं जानबूझ आए। के वो आए नहीं है, कि वाजिद गिलानी साहब को उन्होंने अहमियत नहीं दी। और ये बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, अदम एतमाद है अपनी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की जो क़यादत है उसके ऊपर। वहाँ पे जो चंद वकला आए हुए थे, ज़्यादातर वो थे जो 27वीं तरमीम के और 26वीं तरमीम के खिलाफ बोलने के लिए आए हुए थे। अच्छा। और आप यकीन करें कि पीछे कितने रह गए, 2-3 वकला होंगे जिन्होंने कहा होगा कि वाजिद गिलानी साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और जज की ट्रांसफ़र होनी चाहिए। लेकिन जिन्होंने कहा ट्रांसफ़र होनी चाहिए, उन्होंने भी कहा कि इसके पीछे बदनीयती नहीं होनी चाहिए, इसके कोई असूल, कोई कवायद बनने चाहिए। तो मैं समझता हूँ इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के लिए बहुत बड़ी नाकामी थी कि आज इरादा तो उनका यही था कि करारदाद मंजूर करेंगे कि 27वीं तरमीम आनी चाहिए, और जजों को ट्रांसफर चाहिए। वो करारदाद भी मंजूर नहीं कर सके क्योंकि हालात ही ऐसे पैदा हो गए। फिर हमारे कैमरे भी लगे हुए थे, तो उन्होंने कहा अगर हमने प्रेस रिलीज को ऐसी जारी कर दी करारदाद है तो ये तो कैमरों में दिखा देंगे, इधर तो कुछ भी नहीं हुआ। तो वो अच्छा, मजबूरन मुझे लगता है कि वो पीछे हट गए, और ये पीछे बहुत हट बड़ी गए। शिकस्त थी, मैं समझता हूँ, वाजिद गिलानी के लिए भी और उन लोगों के लिए जो चाह रहे थे। आपको पता है इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार तो और वाजिद गिलानी तो वो हैं कि जिन्होंने आते साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडवांस पे वेलकम किया था। आज से 4 माह पहले उन्होंने एडवांस में 27वीं तरमीम की हमायत का ऐलान किया था, लेकिन आज जनरल बॉडी उनके साथ नहीं। अच्छा, आज भी वो कह रहे थे कि जितने जजेस ट्रांसफर हो हमें इससे क्या है। मतलब वो यंग नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं कि जजेस रोटेशन होनी चाहिए। असल मसला रोटेशन का तो है ही नहीं। हाँ। गिलानी साहब उस रोटेशन वाले मामले को एक्सप्लॉइट करके 27वीं तरमीम की हिमायत कर रहे हैं। हालांकि असल मसला तो ये है कि आइन के अंदर पहले से हाई कोर्ट के जजेस क्या है कि ट्रांसफर हो सकते हैं, मगर क्या उसका क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया जो है ना तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के बेंच ने
तय किया, ना ही सदर ममलिकत ने कोई किसी ने तय नहीं किया, आज तक नहीं तय किया। और वो इसलिए नहीं किया कि हाई कोर्ट के जजों को इस्तेमाल किया जाए, उन्हें प्रेशराइज किया जाए, उन पर दबाव रखा जाए कि आपको किसी वक्त भी 27वीं तरमीम करने के बाद आपकी रजामंदी के बगैर ही आपको बलोचिस्तान फेंका जा सकता है, दूर दराज किसी जगह भी इलाकों में फेंका जा सकता है। आखिरी हमारा मौजू है, मुख्तसरन हम बात करेंगे, वो है तैयब बलोच जो सहाफ़ी हैं, उन पर कल जो है वो तशद्दुद हुआ। कल हमने उस पर बात भी की, बड़ा काबिल मज़म्मत फ़ेल है। किसी के एक्ट को हम उस पर बात कर सकते हैं कि सहाफ़ी के सवाल में कुछ था या कुछ बात की गई तो उसको अलग से देखा जा सकता है, लेकिन किसी को फ़िज़िकली आप तशद्दुद नहीं कर सकते, ना कोई जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, कुछ भी नहीं। आज जो अलीमा खानम है वो अडयाला जेल के बाहर थी, उन्होंने मज़म्मत की और उन्होंने कहा कि ये वाक़या नहीं होना चाहिए था। साथ ही उन्होंने ये कहा कि मुझसे जो वो तरीके किसी तरीके से कुछ चीज़ पूछें। फिर उन्होंने कोई और भी वजाहतें दी अपनी, जो वहाँ पे उनकी हैं प्रॉपर्टीज़ हैं अमेरिका में, बाकी सारा उनका बिज़नेस है टेक्सटाइल का, वो कह रही थी। तो मेन जो फोकस इस पे एफआईआर भी हो चुकी है, 780 भी लगने के हवाले से कोई इतलात आई थी। तो अलीमा खान, जब कल हम बात कर रहे थे तो हम यही कह रहे थे कि पीटीआई को ओपनली खुले दिल के साथ इसकी मजम्मत करनी चाहिए। तशद्दुद की तो किसी सूरत आप सपोर्ट नहीं कर सकते। हाँ, पीटीआई को जहाँ पे इतराज़ात हैं वो रखें, फिर जो वो आप सामने लाएं कि ये तरीका कार है, ये नहीं होना चाहिए और ये कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? साकिब, पहली बात तो ये है कि बहुत अच्छा किया अलीमा खान ने, इस वाक़े की मजम्मत की है। और पीटीआई की तरफ से मैं समझता हूँ बैरिस्टर गौहर अली खान की तरफ से भी तकनीकी तौर पे जी आना चेयरमैन चाहिए, है और वो चेयरमैन है। अलीमा खान ने इसलिए किया कि वो वहाँ मौजूद थी। अफसोस इस बात का है कि उन पे भी एफआईआर में ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि उनके उकसाने पर, उनके हुक्म पर ये सारा कुछ हुआ। जब वीडियोस तो सारी रिकॉर्ड हैं। मैं अमूमन ये कहता हूँ कि सहाफ़ी जो है, अगर उनके साथ भी कोई वाक़या हो जाए या वो किसी ऐसे वाक़े के गवाह हैं, तो जब वो फिर पूरी सच्ची बात करें। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि एक अपोजिशन का सियासतदान है तो उसका नाम भी एफआईआर में डाल दिया। अब इस तरह के वाक़यात दूर दराज जनूबी पंजाब, मुजफ्फरगढ़ के इलाकों में तो होते हैं कि पूरे के पूरे ख़ानदान को, औरतों और बच्चों को एफआईआर में नामजद कर दिया जाता है। लेकिन देखें, आप जर्नलिस्ट हैं, आपको कभी भी झूठी गवाही देने के लिए राग़िब नहीं होना चाहिए। आपको याद है जावेद हाशमी के खिलाफ जब बगावत का मुकदमा बनाया गया तो उसमें हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं एजाज सैयद, वो एपीपी में सरकार की एजेंसी में काम करते थे, उनको बतौर गवाह नाम डाल दिया गया प्रोसिक्यूटर की तरफ से। तो एजाज सैयद बड़े प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, बड़े अपराइट जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं कोई गवाही नहीं दूंगा। उन पर इल्ज़ाम था ना कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर किसी सिपाही का खत पढ़ दिया था कि ये हो रहा है और वो हो रहा है। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एजाज सैयद भी मौजूद थे। एजाज सैयद क्योंकि एपीपी में थे, तो किसी वजारत दाखिला के या किसी सरकारी वकील ने समझा चलो ये एपीपी का नौकर है, इसका नाम डाल दो, ये ना तो नहीं करेगा, तो उन्होंने डाल दिया। लेकिन वो जानते नहीं थे कि आगे भी एजाज सैयद है। उन्होंने कहा जी मैं सहाफ़ी हूँ, और मैं क्यों किसी सियासतदान के खिलाफ गवाही दूँ, और ये भी एक तारीख का हिस्सा है। तो मेरे ख्याल में जर्नलिस्टों को इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर तैयब के साथ जिन्होंने ज्यादती की उनका नाम लें। नईम पंजोता को हम सुनते हैं कि वो बदजुबानी कर रहे थे, गालियां भी दे रहे थे, उकसा भी रहे थे, और वीडियो में जो है आप उनका नाम लें और हम भी आपके साथ हैं कि ये नहीं होना चाहिए। जी। लेकिन मेरे ख्याल में अलीमा खान का जो नाम आया है उसमें तैयब जो है उनको भी आप खास तौर पे आज की मजम्मत के बाद इस पे नजरसानी करनी चाहिए नहीं उसमें, और उनमें सूरत-ए-हाल को ये जरूर वादे करें कि उनकी मौजूदगी में तो हुआ जो कुछ हुआ, और शायद वो रोकती भी रही कि ऐसा ना करे। मगर ये कहना कि वो कहने पे हुआ, कोई कह रहा था कि वो कह रही थी उसको ना करें एक और एफआईआर हो जाएगी, तो वो एफआईआर हो गई। लेकिन एक और बात है, अता तारड़ साहब की भी मजम्मत आई है। जी। तो मुझे तो हंसी आती है जब कोई हुकूमत का वजीर सहाफ़ी के साथ जब ऐसा वाक़या हो तो वो कहे कि ये आज़ादी सहाफ़त पे हमला और हम सहाफ़ी के साथ खड़े हैं। मुझे याद है इमरान खान के दौर में जब मुझे अगवा किया गया, फवाद चौधरी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, पीटीआई के एक मिनिस्टर, एक एमएनए, एक वजीर मुझे टेलीफोन तक नहीं करते थे डर के मारे कि यार पता नहीं टेलीफोन पे कोई सुनना लेके मतियुल्लाह को फोन, ठीक है ना। ये पीटीआई वालों का हाल था। उसके बाद जो अब की बार जो हमारे साथ हो रहा है, ये जो मनशियात का मुकदमा बनाया गया, दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया गया, इसके बाद नून लीग के किसी एक वजीर ने मासवाए राना सनाउल्लाह का बयान आया, उन्होंने कहा ये जाली पर्चा है, और टीवी पे बैठ के कहा राना सनाउल्लाह ने। लेकिन
ऑफिशियली अता तारड़ जैसे वजीर इत्तलाआत जो है ना, इंफॉर्मेशन और उनका कोई disinformation, ऐसा उनकी तरफ से आज तक इस मामले पे कोई ये नहीं आया कि क्या है और कोई। तो बात यह कि अगर अपोजिशन के सियासतदान के ऊपर साफी इल्ज़ाम लगा दे, उसकी इंक्वायरी भी हो जाती है, इन्वेस्टिगेशन भी हो जाती है, पर्चे भी काट जाते हैं, गिरफ्तारियां भी हो जाती हैं, लेकिन जब इल्ज़ाम इदारों पे हो, हुकूमत पे हो, तो उस वक्त अता तारड़ जैसे लोग भी जो है वो ऐसे गायब होते हैं नहीं नहीं, वो जैसे। रात को पिछली जो वीडियो हमने रात की मैंने आपको बताया था कि मेरे पर जो तशद्दुद हुआ उसकी वीडियो आज भी मौजूद आज है भी मौजूद और है, सेम यही कोई कंडीशन है, पर्चा नहीं कटा होगा, कोई पर्चा, कोई और ये एफआईआर, पीडीएम कोई। के दौर में जी हुआ जी, है। पीडीएम के राना सनोला वजीर दाखिला थे, तो उस वक्त क्योंकि पुलिस के खिलाफ हमने तो किसी ऐसे बंदे का नाम नहीं लिया था जो वहां पे मौजूद नहीं था। मुझे कहा गया कि डीआईजी ऑपरेशन फलां फलां, मैंने कहा नहीं, जो लोग मौजूद हैं हम उनका नाम देंगे। हमने सिर्फ उनका नाम दिया और उस पर भी पर्चा नहीं कटा क्योंकि पुलिस के खिलाफ जाना था। वो तो असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ पर्चा कटना था। उस वक्त की पीडीएम की हुकूमत ने पर्चा नहीं काटा। आज उनको सियासी मकासद भी नजर आ रहे थे तो फौरी तौर पर पर्चा भी कट गया। तो इसमें एक चीज जो मेरे ख्याल में मुझे हमारे सब सहाफियों को मद्देनजर रखनी चाहिए, ऐसी सिचुएशन को तो हम बिल्कुल अगर मगर के बगैर कंडेम कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें उस पर जो है वो कारबंद रहना चाहिए। सहाफती एथिक्स से बाहर नहीं जाना चाहिए। सवाल जितना क्रिटिकल करें, किसी की तज़हीक तो नहीं कर सकते इस्तेमाल हम। भी ना हो जी, कि आपको पता है काजी फायज ईसा हम्म, जो उनके खिलाफ रेफरेंस आया वो बुनियादी तौर पे एक साफी इस्तेमाल हुआ था। जी जी आपको याद है अब्दुल वहीद डोगर, जी 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 जी, डोगर साहब थे, वो भी डोगर ही थे। बहरहाल वो सहाफ़ी इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए सहाफ़ियों को इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ बिल्कुल ये कहता हूँ, अगर कोई जेन्युइन वाक़या हुआ है इंडिपेंडेंटली बिल्कुल स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। अपने हक के खातर नहीं खड़े होंगे तो दूसरों के क्या करेंगे, मगर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब, हमने तफसील के साथ नाज़रीन 3 मौज़ूआत पे बात की। आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे, आप हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।